नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। महाराष्ट्र की सियासत में लगता है कि जून जुलाई का महीना खास होता है। पिछली बार जून में एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। शिंदे सीएम बने। अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में महा पॉलिटिकल ड्रामा सामने दिखाई दे रहा है। जून में एनसीपी मुखिया शरद पवार ने इस्तीफा देकर सियासी हड़कंप मचा दिया था। किसी तरह शरद पवार माने और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के साथ प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब 2 जुलाई को उस समय फिर सियासी घमासान मच गया जब एनसीपी नेता अजीत पवार अचानक राज्यपाल रमेश बैस से मिलने राजभवन जा पहुंचे। इसके कुछ देर बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन जा पहुंचे। सियासी घमासान में नया मोड़ उस समय आया जब राज्यपाल रमेश बैस ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही एनसीपी के छगन भुजबल ने भी शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। और इस शपथ समारोह के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहेब विरोधकांना मोठा धक्का आहे का? विरोधकांना धक्का आहे की शॉक आहे? सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। इधर ये अटकलें तभी से लगाई जा रही थी कि अजीत पवार असंतुष्ट दिख रहे हैं एनसीपी से, क्योंकि शरद पवार ने जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अब अजीत पवार को कसमसाहट होनी थी और हुई, और आज उसकी परिणति किस रूप में हुई कि महाविकास आघाड़ी एनसीपी को करारा झटका लगा। चाणक्य फेल हुए, महाराष्ट्र के चाणक्य महाराष्ट्र की राजनीति में फेल हुए और उनके भतीजे डिप्टी सीएम बन गए। तस्वीरों में देख सकते हैं ये पांचवी बार ये डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार। और एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम एकनाथ शिंदे ने यह कहा है इनके शपथ के बाद कि अब यहां महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी कि एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार और दूसरा जो महाविकास आघाड़ी में थे उनसे टूट करके जो लोग आ करके मिले हैं शिंदे सरकार में और डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार। अजीत पवार वो तीसरे इंजन हैं जो लेकर के महाराष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है। महाराष्ट्र की राजनीति आखिर किस ओर जा रही है, कैसी है, कैसी अब आगे ये राजनीति मोड़ लेगी, कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा, किसका ऊंट किस ओर बैठेगा, किस करवट बैठेगा, यह देखने वाली बात है। तो सवाल यहां पर यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति आखिर किस ओर जा रही है, जहां एक तरफ शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य माना जाता है। क्या वो फेल हुए हैं? उनकी पार्टी टूटी है? क्या उनका फैसला गलत था? सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, जिससे असंतुष्ट होकर अजीत पवार जो कि उनके भतीजे हैं ये पार्टी को तोड़कर शिंदे सरकार में जा मिले और अपने डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार की एक कसमसाहट लाजमी था, क्योंकि
जो व्यक्ति तन मन से किसी पार्टी की सेवा करता हो और उस पर परिवारवाद हावी हो जाए तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया अध्याय लिखा जाएगा। हो सकता है कि कभी चाचा भतीजा आमने सामने भी हों और तब महाराष्ट्र की राजनीति क्या गुल खिलाएगी, ये सोचने और समझने वाली बात है। जून का महीना, जून और जुलाई का महीना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया उबाल लेकर आता है। मैंने आपको बताया कि आखिर ये उबाल क्या है। एक साल पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को विदा कह करके खुद सीएम बन गए। जून के महीने में शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब जो स्थितियां हैं, 2 जुलाई है और आज के दिन उनके भतीजे एनसीपी को तोड़कर शिंदे सरकार में अपने सहयोगियों के साथ अपने उप मुख्यमंत्री बन गए और कुछ लोगों को मंत्री पद की शपथ दिला दी। तो आखिर अब क्या गणित होगा, महाविकास अघाड़ी का क्या होगा, यह सवाल है। जब चाणक्य अपने भतीजे को नहीं रोक पाए तो और किसको क्या रोकेंगे। अप्रत्याशित सी घटनाएं होती हैं। जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ा था, इसे भी अप्रत्याशित माना जाता था कि शिव सैनिक कुछ भी हो जाए अलग नहीं हो सकते, लेकिन वो हुए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका परिचय कराएं। प्रशांत पवार जी, एनसीपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पप्पू तिवारी, शिवसेना नेता उद्धव गुट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रशांत पवार जी से। एनसीपी नेता हैं आप, एनसीपी में टूट हुई है, दर्द तो होगा, दुख तो होगा, लेकिन अजीत पवार को जो दुख दिया है आपने, उसकी ही परिणति इसको कह सकते हैं जी। इसे किस रूप में देख रहे हैं आप जी? प्रशांत पवार जी, ऐसा कोई दुख हमने किसी को दिया नहीं है। माननीय शरद चंद्र पवार साहब ये हमारे नेता है ही। ये महाराष्ट्र को एक लाइन पे लाने के लिए हमको ये करना पड़ा। और अजीत दादा हुए, हमारे प्रफुल्ल पटेल जी हो गए, जो महाराष्ट्र में जिस टाइप से पूरा महाराष्ट्र थम गया था, उस महाराष्ट्र को फिर से पुराने उस पड़ाव पे लेके जाने का काम अजीत दादा पवार, देवेंद्र जी फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे करेंगे। क्योंकि अजीत दादा को ये महाराष्ट्र पैसा चलाना उसका बहुत अच्छा अनुभव है, इसलिए। और प्रफुल्ल पटेल जी तो ऑलरेडी हमारे साथ में है, पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में। ऐसा कुछ हमारे इसमें हुआ नहीं, हमने उनको सपोर्ट करके महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र कैसा अच्छा होगा, महाराष्ट्र की जनता को कैसे हम न्याय देने का काम करेंगे। इसलिए अजीत दादा ने आज जो डिसीजन लिया, ये सही डिसीजन है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो एनसीपी ये मानती है, नहीं, एनसीपी मानती है कि हाँ, इन्होंने जो किया, अजीत जी ने जो किया वो सही किया है। सभी तो बोल रहे सही किया, किसी ने उसको विरोध नहीं किया। तो क्या माना जाए कि एनसीपी अब जो एकनाथ शिंदे की सरकार है उनके साथ है? एकनाथ शिंदे के सरकार के साथ में एनसीपी है, बिल्कुल है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर जो एनसीपी एकनाथ शिंदे की सरकार के साथ है तो महाविकास अघाड़ी का क्या?
महाविकास आघाड़ी वो अब शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और वो कांग्रेस, ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, महाविकास आघाड़ी में एनसीपी थी। महाविकास आघाड़ी में एनसीपी नहीं है, एनसीपी तो अभी हम सरकार में आ गए हैं जी, यानी कि एनसीपी ने यह फैसला किया है और कि अजीत पवार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अजीत पवार जी हमारे साथ, महाविकास आघाड़ी अपना इसके साथ, ठीक है ठीक है। गौरव मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता जी, गौरव मिश्रा जी, एनसीपी आपके साथ है, बहुत अच्छी बात है जी जी। जी ये कोई देवेंद्र जी ये कोई नई बात नहीं है, ये चिर परिचित रहा है। देखिए अप्रत्याशित महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय हुआ जब उद्धव जी ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर भोंका, उसके बाद ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई और पूरे देश में एक तरफ जहां 9 वर्षों से विकास की गंगा बह रही है, भला कौन ऐसा देशभक्त है जो उस गंगा में डुबकी नहीं लगाना चाहेगा, वहीं महाराष्ट्र के पूरे विकास को अवरुद्ध करके रख दिया गया। जब तक उद्धव जी मुख्यमंत्री रहे तब तक वहां के विकास की गाड़ी पूरी की पूरी तरह रुक गई थी और कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब सबके लिए था। एक तरफ शिवसेना के वो विधायक जो प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर, माननीय अमित शाह जी के चेहरे पर जीत करके गए थे, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जीत करके गए थे, वहीं एनसीपी के भी जो विधायक है कहीं न कहीं उस विकास का जो एक मर्म होता है, एक जो कष्ट होता है, वो उनको छू रहा था और जो एक हठ धर्मिता होती है वंशवाद की, कहीं न कहीं अजीत दादा पवार ने अपनी पार्टी को सींचा है, बढ़ाया है संगठनात्मक स्तर पर। तो निश्चित रूप से एक जो धृतराष्ट्र की जो मानसिकता है वो उस कालखंड में भी पराजित होना पड़ा था उसे, और आज भी आप देख रहे हैं कि ये मानसिकता पराजित हो रही है। और लेकिन एनसीपी नेता प्रशांत पवार जी हमारे साथ हैं जी जी। गौरव मिश्रा जी, एनसीपी नेता प्रशांत पवार जी हमारे साथ हैं और उनका ये कहना है कि एनसीपी तो अब एकनाथ शिंदे सरकार के साथ है। ये क्या गणित है? और आप कह रहे हैं कि शरद पवार को धृतराष्ट्र कह रहे हैं, उनकी संज्ञा दे रहे हैं, उन्होंने ही भेजा है। मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियां कहीं क्यों निर्मित होती हैं, क्यों खड़ी होती हैं, उसके पीछे की क्या विचारधारा होती है, उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म होता है कि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। देखिए सरकार में तो है, तीनों ही है, शिवसेना भी है, शिंदे जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी भी है और एनसीपी भी जुड़ गई है और मिलकर के महाराष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के मूल उद्देश्य है महाराष्ट्र के विकास को आगे ले जाना। ठीक है। पप्पू तिवारी जी, शिवसेना नेता उद्धव गुट, हम आपके पास आना चाहेंगे। महाविकास आघाड़ी में आप लोग हैं, एनसीपी आपसे निकल करके जा करके मिल गई अब एकनाथ शिंदे के गुट में और सरकार में शामिल भी हो गए लोग, क्या कहेंगे आप, क्या होगा अब? जी पप्पू तिवारी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी बोलिए सर, बोलिए जी। अब पहुंच रही सर? जी बिल्कुल पहुंच रही है जी, जवाब दीजिए। पूरे देश में क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की और उसी के तहत महाराष्ट्र में अजित पवार जी और उनके विधायकों को खरीद कर, जैसे मध्य प्रदेश में खरीद कर कमलनाथ की सरकार गिरा दी, उसी तरह उद्धव साहब ठाकरे जी की सरकार भी इन्होंने गिराई और ये चाहते हैं कि एनसीपी भी खत्म हो जाए, शिवसेना भी खत्म हो जाए और क्षेत्रीय दलों का क्षेत्र में वजूद समाप्त हो जाए। ये योजना है भारतीय जनता पार्टी। ये योजना है भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या एनसीपी को भी ऐसे कुछ लालच दिए गए होंगे, उनके भी विधायक खरीदे गए हैं? वो तो पूरी पार्टी वहां बिल्कुल जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, पूरे मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने उनके विधायकों को जिताया, लेकिन उनके विधायकों को तोड़कर, पैसा देकर, लालच देकर सरकार, कमलनाथ जी की सरकार पटक दी और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन यहाँ कुछ परिस्थितियां अलग है ना पप्पू तिवारी जी,
यहाँ परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ तो अभी जो एनसीपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत पवार जी, उनका कहना है कि ये ठीक है, हम लोग सरकार में शामिल हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रशांत जी ये अजित पवार जी गुटके हैं ये। जैसे पहले शिवसेना एक थी बाला साहब ठाकरे की, अब उद्धव बाला साहब ठाकरे हो गए, शिंदे शिवसेना हो गई। तो ये जो एनसीपी नेताजी है ये अजित पवार जी के साथी हैं, इसलिए वो उनका पक्ष कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष कर रहा है। जी ठीक है, यानी कि इनके समर्थक हैं, कोई बात नहीं। जी ठीक जी। डॉक्टर आलोक सोती जी, आने वाले समय में डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। के अंदर एनसीपी भी खत्म कर दी जाएगी और शिवसेना के पीछे तो ये पड़ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा है। अभी ये भी खबरें आ रही थी कि झटका लगा है महाविकास आघाड़ी को, और जो हमारे साथ एनसीपी नेता जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब तो हमारी एनसीपी जो है वो एकनाथ शिंदे अब सरकार में आ गई है, कोई दिक्कत है ही नहीं। वास्तव में क्या सचमुच दिक्कत नहीं है एनसीपी को? देखिए, एनसीपी को इस समय काफी दिक्कत है, लेकिन आपने देखा था प्रफुल्ल पटेल साहब ने जैसे पहले भी कहा था कि अगर हम लोग को सरवाइव करना है, जिस तरीके से ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बीजेपी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन वो जिस तरीके की आपने देखा पटना में एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो उनको मोमेंटम मिल रहा था, शरद पवार साहब को बहुत ज्यादा उनको अहमियत दी गई थी, तो उन्होंने बीजेपी को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन जो इस समय दिखाई पड़ रहा है कि वो अब इस समय फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिलेमा में है। एक तरफ उनके पास खाई है, तो दूसरी तरफ जो है एक लंबी जो है वो बहुत बड़ी खाई है। इसलिए उसमें एक को चूज करना है, तो शायद इस तरीके का एक आध दिन में स्टेटमेंट आ जाए। लेकिन ये जो सारी लड़ाई है वो 2024 की है। क्यों? अगर देखा जाए यूपी में 80 सीट के बाद जो सबसे बड़ा सूबा है वो है महाराष्ट्र, जहां 48 सीटें हैं, और वहां पे अगर बीजेपी 40 सीट के ऊपर अगर आती है तो इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। अपने जो 350 का जो इनका टारगेट चल रहा है सीटों का लेने का, वो है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो बंगाल है वहां पे 42 सीटें हैं, और फिर बिहार आता 40। तो कुल मिला के बीजेपी की पूरी रणनीति जो है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार पे ही आधारित है। यूपी में जो उनका टारगेट है 80 का, उसमें भी आप देखिएगा आने वाले समय में कुछ छोटे दल स्वतः इस इवेंट के होने के बाद वो बीजेपी से मिलते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपने देखा था कि राजभर की पार्टी काफी दिनों से कोशिश कर रही है बीजेपी में आने जाने की, कभी हाँ कभी ना है, और भी कई छोटी पार्टियां हैं जो कि बीजेपी के साथ आना चाह रही हैं। तो कुल मिला के ये एक घटना जो है वो एक मापदंड की तरह जो है 2024 में आने वाले चुनाव के लिए है। और इसमें आपने साफ देखा कि विपक्ष जो है बड़ा ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जो यूनिटी आपको दिखाई पड़ रही थी, जो अब आपको जो शिमला में देखने को मिलेगा, या जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में जो देखने को मिलेगा, उसमें सीन कुछ अलग ही होगा। जी डॉक्टर आलोक सोती, आपसे एक सवाल और हम करना चाहेंगे कि जैसे कि दो बातें अभी सामने आ गई। पहली ये कि पूरा एनसीपी ही इनके साथ है, सरकार के साथ हो गई है, और महाविकास आघाड़ी अपनी सोचें समझें, ये बातें आ रही हैं। कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि ये टूट गई है, अजीत पवार ने कुछ विधायकों के साथ जाकर के सरकार में शामिल हो गए हैं और एनसीपी टूट गई है। वास्तव में हुआ क्या है? देखिए, एनसीपी तो लगभग टूट चुकी है, लेकिन अब शरद पवार साहब देखना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें, इसको रोक सकते हैं या इसका कोई डैमेज मेंटेन कर सकते हैं, इसमें डैमेज का कुछ मेंटेनेंस हो सकता है, या फिर जो है एक जो रिवेलियन या बगावत हुई है उसको एक्सेप्ट करें। और उनके स्टेटमेंट भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे जिसमें आ रहा था, कहते कि हम जनता के बीच में जाएंगे और इस बात को बताएंगे कि जो है असली एनसीपी हमारे पास है। लेकिन हमने जैसा बताया डिलेमा है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। ऐसे में शरद पवार एक बहुत ही अनुभवी नेता है और बड़ा ही अच्छा उनके पास अनुभव है, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था जब एनसीपी बनी थी। आपको ध्यान होगा कांग्रेस को छोड़ के आए थे, और उनके जो गुरु थे यशवंत, उनको भी इस तरीके से उन्होंने करके इस तरीके का कार्यक्रम किया था। तो इस राजनीति में चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अवसरवाद का खेल है, और अगर आप सत्ता में रहेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रशांत पवार जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पूरी एनसीपी ही सरकार में अगर मिल गई है, तो शरद पवार जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि असली एनसीपी मेरे पास है?
फिर असली और नकली का मामला कहाँ से आ गया? नहीं, असली एनसीपी मेरे साथ है ऐसा पवार साहब ने नहीं कहा। पवार साहब ने ये कहा कि जो लोग गए हैं वो उनको कुछ डर दिखा के वो लोग गए, वो मनस्थिति में नहीं थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पूरे पक्ष के जितने भी आमदार है ये अजीत दादा प्रफुल्ल भाई के साथ में है। पूरी पार्टी एक है, पार्टी में कहीं पे भी कुछ हुआ नहीं है। रही बात ये पैसा दे के खरीदने वाली वगैरह, इन लोगों को राष्ट्रवादी के कोई नेता को खरीद नहीं सकता, ना कोई कुछ कर सकता। वो शिंदे साहब को अगर लेके गए होंगे गुवाहाटी इधर, हमारे लोगों को तो हाथ भी नहीं लगा। हमने तो दोपहर को डिसाइड किया कि हमको शपथ विधि लेना, हम शपथ विधि ले लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं लग रहा ना सर? अभी आपको कुछ नहीं लग रहा क्योंकि आप जी, हमारे को तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट बिल्कुल होना चाहिए। का डेवलपमेंट हमारे लिए होना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी पे है। जी होना चाहिए सर, होना चाहिए। और डेवलपमेंट के लिए ही तो आप लोग गए हैं, कीजिए डेवलपमेंट, ठीक है ना? बिल्कुल होना चाहिए ना सर, डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट तो सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहनी चाहिए। और आप चले गए हैं तो ट्रिपल इंजन हो गया है। मोदी जी डेवलपमेंट कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या तो अब हम आएंगे आपके पास, आपके पास। गौरव मिश्रा जी, बीजेपी बिना डेवलपमेंट के कोई बात नहीं करता है। अभी तक किसी ने बात की है? बिल्कुल, ठीक है, हम आएंगे आपके पास, हम आपके पास। हम लोग तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। गौरव मिश्रा जी, कौन सी जादू की छड़ी घुमा रहे हैं आप लोग महाराष्ट्र में कि हर पार्टियां टूट करके आप में जा करके समाहित हो रही हैं? देवेंद्र जी, बहुत सरल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, लेकिन इसका बहुत सीधा उत्तर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से पूरे भारत का मान बढ़ा है, एक नई उम्मीद, एक नया जज्बा देशवासियों के अंदर आया है कि भारत पूरे विश्व में एक विकसित राष्ट्र के रूप में और दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ पार्टियां ही क्यों, हर व्यक्ति अपना योगदान। वहीं जो भारत को खंडित रूप में देखना चाहते हैं, जिन्होंने भारत को टुकड़े में बांट करके अपनी राजनीति को स्थापित किया था, वो हाशिए पर है और वो हाशिए पर आने वाले चुनावों में भी हो जाएंगे। यही वजह है कि वो दल जो इस विकास की यात्रा में अपना अंशदान करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं और अपना योगदान देते हैं। आप देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, संघर्ष नहीं होता है, पद का संघर्ष नहीं होता है। हाँ, सतत प्रक्रिया विकास की अवश्य है, लेकिन सभी क्षेत्रों में, चाहे जल, थल, नभ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, सभी क्षेत्रों में व्यापक, बहुत बड़े पैमाने पर विकास देखा जा सकता है और जनता इसको महसूस कर रही है। एक चीज हम भी देख रहे हैं, पार्टियां भी महसूस कर रही हैं। और इजाजत हो तो बताएं, आपको हम भी देख रहे हैं एक चीज, ये जो बीजेपी की गंगा है ना सर, बीजेपी की जो गंगा है जो बह रही है महाराष्ट्र में, उससे छोटी छोटी जो नदियां आकर के मिल रही हैं इस समय, जब उन नदियों में प्रदूषण हो रहा है तभी आप में आके मिल रही हैं। यानी जब खटपट हो रहा है दूसरी छोटी पार्टियों में, तभी एक वर्ग आपसे आकर के मिल रहा है। उससे पहले क्या मोदी जी के विकास कार्य उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं? देवेंद्र जी, इसका एक सैद्धांतिक उत्तर है। देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो लगभग 25 से 30 वर्ष की आयु ये पूर्ण कर चुके हैं या उससे थोड़ा ज्यादा पूर्ण कर चुके हैं। उनमें सब में सैचुरेशन आ गया है और कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद सारे क्षेत्रीय दलों में है, कॉन्फ्लिक्ट है। और विशेष रूप से उसमें परिवारवाद हो या वंशवाद हो या भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जो विकास का जो कद है, उससे आकर्षित होकर कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस कर रही है क्षेत्रीय दल कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, विकास के साथ जुड़ करके चला जाए। और इसीलिए आपने देखा, महाराष्ट्र की हम जहां तक बात करेंगे, महाराष्ट्र में हम शिवसेना के साथ मिलकर के लड़े थे। आप ही बताइए कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया? उन्होंने पहले किया। मुख्यमंत्री के लालच में ऐसा किया। और जो विधायक जीत करके गए थे वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? जनता को तो फेस करना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में उनके पास क्या विकल्प है? वापस फिर वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए, नए रूप में आए, बस इतना ही था। पहले भी हमारे पास थे,
आज भी हमारे पास है। अजीत दादा पवार ने पहले भी प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास असफल रहा था। लेकिन आज वो प्रयास सफल है और हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन पहले जैसे था उसी रूप में आगे भी बढ़ता रहेगा, बल्कि उसमें और गति आएगी। ठीक है पप्पू तिवारी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी कह रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने कहा है कि ये जो विकास की गंगा है और मोदी जी का जो ये विकास की बातें हैं, विकास के काम है, उसको देख करके लोग आ रहे हैं। तोड़ फोड़ वाली बात सही नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? टीवी पे हैं, बस कॉल बैक करते हैं आपको जी। ये वही सर अजित पवार जी हैं जिनको आधी रात में, काली रात में 2 बजे भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया था। और ये वही अजित पवार जी हैं कि फिर से इन्होंने बना लिया। ये महाराष्ट्र से एनसीपी का काम खत्म करना चाहते हैं और शिवसेना का भी करना चाहते। पूरे देश में जहां जहां क्षेत्रीय दल हैं, पहले ये गले लगा लेते हैं और फिर ऐसा धक्का देते हैं कि वो दल कहीं के नहीं बचते। चलिए, लेकिन अब क्षेत्रीय दल समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की नीति को। चलिए ठीक है, हम एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे डॉक्टर आलोक सोती से। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बड़े कम शब्दों में आप जवाब दीजिएगा सर, कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति अब बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है और 2024 में ऐसे ही घूमती नजर आएगी? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख ही रहे हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है। जो वहाँ पे जो मुख्य 2 विपक्षी दल थे, एनसीपी और आपका शिवसेना, उसमें दोनों में फाड़ हो चुका है और जो उनके जो मेजॉरिटी हैं वो आके बीजेपी के साथ मिल गए हैं और साथ में सरकार भी बना ली। आज आपने देखा कि अजीत पवार समेत जो है 9 लोगों ने शपथ ली है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी ग्रहण किया हुआ है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को वहाँ पहले से हाशिए पे था, तो कुल मिला के महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है अब लगभग समाप्त की तरफ हो गया है और 2024 का जो मोदी का 48 सीटों में 40 प्लस का जो लक्ष्य है अमित शाह जी का, वो अब अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। जी, ये सब नजर पहले से ही आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महाराष्ट्र में चाणक्य फेल हैं और भतीजे ने खेल कर दिया, खेल करके अपने डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और उठ रहा है। सवाल यह है कि क्या अब महाराष्ट्र में विपक्ष खात्मे की ओर है? क्या 2024 में अब बीजेपी 40 प्लस के पार जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।